हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशांत, योर फिजिक्स फैकल्टी। स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ क्लास 11th के लिए एक और लेक्चर लेकर के। मैं आया हूँ सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलने वाला है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या आपके पास में आसपास में जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सब तक इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जो भी हमारे वीडियोस आते रहे वो आप लोग जल्दी से देख पाएं और अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएं। यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज, जो है एक शॉर्ट फॉर्म में 11th क्लास के लिए, बिकॉज उन लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो जस्ट आने ही वाला है। तो वी वांट कि आप लोगों तक एक रिवीजन का पार्ट पहुंच जाए, तो हम लोग बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन यहाँ पे देख रहे हैं फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स फॉर दी क्लास 11। तो स्टूडेंट्स, इसी इसमें मैं आज यहां पर लेकर के आया हूं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5, विच इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे। और यहां पर आप देखिएगा कि लॉज ऑफ मोशन को हिंदी में जो है वो बोला जाता है गति के नियम। गति के नियम, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये हम देखने वाले हैं आज। तो इस चैप्टर में अगर मैं बात करता हूं, यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे। देखो, काइनेमैटिक्स हमने देखा था। काइनेमैटिक्स में हमने क्या देखा था कि बॉडी मूव हो रही है, उसके ऊपर हम ये नहीं देख रहे थे कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, मतलब वहां पे हम फोर्स की बात नहीं कर रहे थे। लॉज ऑफ मोशन में हम बात करेंगे, बॉडी का एनालिसिस करेंगे, बॉडी के मोशन का एनालिसिस करेंगे बाय कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन, मतलब फोर्सेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक छोटे से फॉर्म में मैं बता दूं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? इट इज अ पुश और अ पुल, है ना। ये आप लोगों ने देखा होगा, इट इज अ पुश और अ पुल दैट creates creates a tendency or motion, tendency of motion or motion in a body, ठीक है। ये होता है हमारा फोर्स, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये जरूर से आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं होगा, बट फोर्स ही इसका बेसिक है, ठीक है। फोर्स अगर आ गया तो लॉज ऑफ मोशन आपको समझ में आने लगेगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन के बराबर, ठीक है। चलिए फिर अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके 3 नियम होते हैं, है ना। 3 लॉज होते हैं इसके, जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर मैं बोलूं तो ये हो गया हमारा न्यूटन न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम, ठीक है। पहला नियम या फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा फर्स्ट लॉ, जिससे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनका स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं स्टेटमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूं कि फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीजें हैं, वही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। फर्स्ट लॉ में ये होता है अ बॉडी इन अ स्टेट continues a body in a state continues to stay in that state
continues to stay in that state until and unless a external force, until and unless a external force is being applied on it, is being applied on it। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको समझाऊं तो बेसिकली बात ये बोलता है कि भाई अगर कोई बंदा रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही पड़ा रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। अगर कोई एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहां पर होता है हमारा एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड फर्स्ट लॉ का है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया की बात करूं, इनर्शिया मतलब अपने खुद ही के स्टेट में रहना, अपने स्टेट से चेंज करने के लिए कोई कारण चाहिए, कोई फोर्स चाहिए, कोई ना कोई एक एक्सटर्नल आपको एजेंट चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करता हूं तो लॉ ऑफ इनर्शिया में या इनर्शिया की मैं बात करता हूं तो तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं। एक होता है इनर्शिया एट रेस्ट, एक होता है इनर्शिया एट मोशन, एंड एक होता है इनर्शिया एट डायरेक्शन। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कोई बॉडी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती रहेगी। डायरेक्शन चेंज तभी होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। तो तीन यहां पर हमारे पास में इनर्शिया हो जाते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और टर्म है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब एक्सटर्नल फोर्स लगना है बॉडी पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना है बॉडी पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। क्या इसका मतलब मैं ये बोलूं कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, बट वो इंटरनल फोर्सेस आपस में क्या होंगे? बैलेंस होंगे। और अगर फोर्सेस बैलेंस है, अगर मैं बोलता हूं समेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, then body is in translational, then body is in translation इक्विलिब्रियम। मतलब ना ही वो x में मूव कर रही होगी, ना ही y में मूव कर रही होगी, ना ही z में मूव कर रही होगी। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम की बात है। ठीक है, यहां पर आप ऐसा समझ सकते हो, थोड़ा सा एक प्यारा सा डायग्राम सा बना देता हूं मैं, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक बॉडी है। ठीक है, ये अगर मैंने बोला कि ये एक सरफेस पे रखा है, सब कुछ स्मूथ है, यहाँ पर एक F1 फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक F2 फोर्स लग रहा है, और ये बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं हो रही है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर क्या होगा? x डायरेक्शन में फोर्स और y डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, और मान लीजिए इसका मास है m, तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा कि यहाँ पर फोर्स आएगा F1, यहाँ पर फोर्स आएगा F2, ये मान लीजिए यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा, ये यहाँ पर लग रहा है mg, और ये ऊपर लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। फिर इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर मिलेगा F2 cos थीटा, और नीचे की तरफ आ जाएगा F2 sin थीटा। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो मैं इक्वेशन से ये लिख सकता हूं कि y डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल होंगे, मतलब नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg प्लस F2 sin थीटा, ये हो जाएगा। और दूसरा केस ये हो जाएगा कि F1 विल बी इक्वल्स टू F2 cos थीटा। तो ये यहाँ पे इक्वेशंस हो जाएगी। इस टाइप से यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा इक्विलिब्रियम के। इससे बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सेकेंड लॉ की बात कर लेता हूँ कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है। ठीक है, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ में बोला गया था बेसिक स्टेटमेंट, the net external force applied on the body is equal to
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को मैं डिनोट करता हूं p वेक्टर से, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसका अगर मैं मैथमेटिकली बोलता हूं तो मैथमेटिकली ये बोला गया था कि फोर्स एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू dp बाय dt, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं d बाय dt ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, sorry, momentum is mass into velocity, so d by dt of mass into velocity, that is equals to, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m dv by dt प्लस v into dm by dt, ठीक है। यहां पर दो वेरिएबल है, मास और वेलोसिटी। 99% ऑफ केसेस में मास चेंज नहीं होता है, इसलिए ये वाला जो टर्म है ये हो जाता है 0 के बराबर। तो आपका अल्टीमेटली निकल के आता है दैट फोर्स एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है इस टाइप से कि स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड आल्सो प्रूव दैट फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, मैंने ऐसे सीधा सीधा लिख दिया, आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिएगा, यही इसका प्रूफ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड लॉ। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड लॉ की, ठीक है। तो थर्ड लॉ में क्या बोला गया था, थर्ड लॉ ऑफ एनएलएम बोलूं या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैं बोलता हूं, ठीक है। ये बड़ा ही फेमस सा लॉ है ना, बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने। क्या बोला जाता है इसमें, इसमें बोला जाता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट इसको समझना जरूरी है, बोल तो देते हैं। यहां पर बोला गया था दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड opposite reaction, every action has an equal and opposite reaction acting on two different bodies, acting on two different bodies, ठीक है। इसकी बात हमने ये बोली। अब ये जो मैंने थोड़ा सा जो छोटा सा लाइन ऐड कर दिया ना, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये क्या है और एक्शन रिएक्शन कैसे होता है। एक्शन रिएक्शन ऐसे होता है, मान लीजिए आपने अपने हाथ को मारा तो क्या हुआ, इस जो दूसरे वाले हाथ है इसके ऊपर फोर्स लगा, और यही जो दूसरा वाला हाथ है इसने पहले वाले हाथ पर भी फोर्स लगाया है, ठीक है। लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे दो फोर्सेस क्रिएट हुए हैं, एक फोर्स इधर इसने लगाया है वो हो गया एक्शन, और दूसरा फोर्स इस वाले हाथ ने इसके ऊपर लगाया वो हो गया रिएक्शन, ठीक है। वो दो अलग अलग फोर्सेस हैं जो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक मास रखा हुआ है, ये मास यहां पर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है mg इसके ऊपर। कहां पर लगाएगा, उस मास के सेंटर से लेकर के अर्थ के सेंटर पे, और यहां पर ये मास, ये जो छोटा सा मास है, ये अर्थ के ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। यहां पर देखो इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, एक अर्थ पे लग रहा है और एक छोटे से मास पे लग रहा है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए ये मैंने बोला कि ये एक्शन है या ये फोर्स है, तो इसका रिएक्शन ये वाला है, दूसरा वाला, ठीक है। इसका मतलब जो भी फोर्सेस होते हैं वो एक्शन रिएक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसके ऊपर, जिसको हमने अर्थ पे रख दिया है, एक बॉडी है जिसको हमने अर्थ पे रख दिया, अर्थ की वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, इसका मास m है, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये अर्थ के ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है नीचे, ये एक्शन है, ये रिएक्शन, दोनों अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ये मतलब होता है न्यूटन थर्ड लॉ का, और जो दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मेरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर लेक्चर, जिसमें मैंने लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 तीनों लॉज के बारे में आप लोगों को बता दिया, उसके स्टेटमेंट्स बता दिए हैं, उसके प्रूफ्स बता दिए हैं, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको जो है अपने वर्ड्स में थोड़ा सा लिख लेंगे। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड लॉ आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस, क्योंकि इस चैप्टर से भी 10 मार्क्स का आना है। हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसके ऊपर मैं जरूर से एक लेक्चर लेकर के आऊंगा, उसको जरूर से देखिएगा। तो राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई हैव कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंकोरी एजुकेशन। सिंकोरी एजुकेशन को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आसपास में अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, सब लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, ताकि सिंकोरी एजुकेशन का फैमिली बढ़ता चले और हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बताइएगा कि इसमें और क्या आप लोगों को इंप्रूवमेंट चाहिए। राइट देन, so this is Nishant, your physics faculty, signing off. Bye bye.